सालों पहले की बात है, जब कंबलगढ़ की राजकुमारी राजमहल के बगीचे में टहल रही थी। उसी बगीचे में कामगार आर्यन घास काटने का काम करता था। राजकुमारी और आर्यन की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं और दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर जाते हैं। राजकुमारी ये बात अच्छे से जानती थी कि उसके पिता उसकी शादी कभी किसी गुलाम से नहीं कराएंगे, इसीलिए दोनों राजमहल से भागकर शादी करने का तय करते हैं। राजकुमारी आर्यन को कई सारे सोने और चांदी की मुद्राएं देती है और कहती है, तुम मुझे राज्य के बाहर मिलना, मैं तुमसे वहीं मिलूंगी। अब जाओ। रात का समय हो जाता है। राजकुमारी अपने महल से भागकर राज्य के बाहर पहुंच जाती है और आर्यन का इंतजार करने लगती है, मगर आर्यन वहां नहीं पहुंचता है। राजकुमारी को अब डर सताने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे सूरज उग रहा था। वो जानती थी कि अब तक ये बात उसके पिता को मालूम पड़ गई होगी। ना आर्यन आया और ना ही वो वापस महल में जा सकती है। धोखा, तुमने मुझे धोखा दिया। राजकुमारी होकर भी मैंने तुमसे प्यार किया था, मगर चंद पैसों के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि लड़के जात पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आज ये बात भी सच हो गई। मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी। मुझे शादी का सुख भी नहीं मिला। राजकुमारी अपने पल्लू को पेड़ पर बांधकर उससे फांसी लगा लेती है, मगर उसका लड़के जात पर क्रोध आज भी कंबलगढ़ पर छाया हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ था आर्यन के साथ? क्या वो सच में राजकुमारी का धन लेकर भागा था, या फिर किसी और वजह से राजकुमारी के पास पहुंच नहीं पाया? गांव वाले राजकुमारी के प्रेत को स्त्री के नाम से जानते थे। आए दिन वो स्त्री कंबलगढ़ से पुरुषों को उठाकर ले जाती थी। कोई रात 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता था, मगर ये बात कई बार लोग भूल जाते थे। जैसे एक बार एक नाई दारू के नशे में धुत होकर ये भूल गया और 8 बजे के बाद अपने घर से निकल गया। ये दारू दारू दो मुझे। कौन स्त्री? मैं किसी स्त्री को नहीं जानता। वो आदमी दारू के नशे में धुत था। तभी पीछे से उसे स्त्री की आवाज आती है, दारू पिएगा? मैं तुझे पिलाती हूँ दारू, जिससे तू हमेशा नशे में रहेगा। अगर स्त्री पीछे से आवाज दे तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, मगर वो आदमी पीछे मुड़ जाता है। लाओ भाई मेरी दारू दो। स्त्री स्त्री या उस दिन के बाद से वो आदमी कहीं नजर नहीं आया। उसके बच्चे अम्मू और विशाल दोनों हर जगह अपने पिता को ढूंढते हैं, मगर वो कहीं नहीं मिलते हैं। अम्मू और विशाल बेबस और नाराज हो जाते हैं। सारा गांव उन्हें एक ही बात कहता है कि उनके पिता को स्त्री उठाकर ले गई है। अम्मू किसी भी तरह अपने पिता को उस स्त्री के चंगुल से छुड़ाना चाहती थी, इसीलिए वो अपने भाई विशाल के साथ एक पुस्तकालय में जाती है ताकि वो उस स्त्री के बारे में और जानकारी जुटा सके। वहां जाते ही विशाल को एक किताब मिलती है जिसमें स्त्री की सारी कहानियां लिखी हुई थी। दोनों मिलकर वो किताब पूरी पढ़ लेते हैं। मतलब वो राजकुमारी ही स्त्री है। जब उसका प्रेमी आर्यन उस रात उससे मिलने नहीं आया, तब उस राजकुमारी ने अपनी जान दे दी थी। दीदी, मगर इसमें स्त्री के चंगुल से पुरुषों को कैसे छुड़ा सकते हैं, ये कहीं नहीं लिखा है। कौन है वहाँ? पुस्तकालय के इस भाग में आना मना है। जिस भाग में स्त्री की कहानी की किताब रखी थी, उस भाग में जाना मना था। वहां पर लाइब्रेरियन आ जाती है और अम्मू और विशाल को पकड़ लेती है। लाइब्रेरियन उनसे पूछती है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे थे, और अम्मू अपने पिता की बात लाइब्रेरियन को बताती है। तो तुम दोनों अपने पिता को उस स्त्री के चंगुल से छुड़ाना चाहते हो। उस स्त्री ने कई पुरुषों को गायब किया है, मगर आज तक कोई वापस नहीं आया। प्लीज आप मुझे बताइए कि मैं अपने पिता को उस स्त्री से कैसे छुड़ा सकती हूँ। लाइब्रेरियन शेल्फ में से एक किताब निकालती है। किताब का नाम सरकटा होता है। स्त्री पुरुषों से नफरत करती है क्योंकि उसे लगता है
आर्यन ने उसे धोखा दिया था। मगर क्या सच में आर्यन राजकुमारी को धोखा देकर उससे पैसे लेकर भागता है? इस किताब में आर्यन की कहानी है और तुम्हारे सवाल के सारे जवाब भी। ऐसा क्या हुआ था उस रात आर्यन के साथ? तुम मुझे राज्य के बाहर मिलना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। अब जाओ। ठीक है, जैसे ही रात होगी तुम इस महल से भाग जाना। मैं ये सोने चांदी की मुद्राएं लेकर राज्य के बाहर मिलूंगा और हमेशा हमेशा के लिए हम इस राज्य से दूर चले जाएंगे। राजकुमारी रात होते ही अपना महल छोड़ देती है, मगर एक सिपाही राजकुमारी को महल से भागते हुए देख लेता है और सीधा जाकर राजा को बता देता है। राजा गुस्से में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उसकी बेटी महल छोड़कर क्यों भाग रही है। तभी राजा की पत्नी राजा से कहती है, मैंने उसे कई बार अपने गुलाम आर्यन के साथ देखा है, उसे बुलाकर पूछ लीजिए महाराज। तभी सिपाही वापस राजा के पास आता है। महाराज, बगीचे की देखरेख करने वाला आर्यन महल से सोने चांदी की मुद्राएं लेकर भाग रहा था, हमने इसे पकड़ लिया है। राजा जाकर उस गुलाम से पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ पर है और तुम्हें ये सोने चांदी किसने दिए हैं। आर्यन निडर होकर राजा को सारी बातें बताता है। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और आपकी बेटी भी मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए हम भागकर आपकी दुनिया से दूर जा रहे थे। महाराज, हम दोनों की शादी करा दीजिए। राजा ये बात सुनते ही अपनी तलवार निकालकर आर्यन का सिर धड़ से अलग कर देता है और उसकी लाश को उसी बागीचे में गाड़ देता है। स्त्री की आत्मा इस गांव में आज भी भटक रही है और पुरुषों को पकड़ रही है, क्योंकि उसे लगता है आर्यन ने उसे धोखा दिया था, जो कि सच नहीं है। राजकुमारी बड़ी खूबसूरत थी। उसके लंबे बाल कंबलगढ़ में काफी प्रसिद्ध थे। सरकटे किताब के अनुसार स्त्री की शक्ति उसके बालों में है। अगर उसे काट दो तो उसकी शक्तियां चली जाएंगी, या फिर तुम लोगों को उस बागीचे में जाकर आर्यन की लाश को निकालना होगा। अम्मू अब जान गई थी कि वो किस तरह अपने पिता को बचा सकती है। अगले दिन तक वो इंतजार करती है। रात का अंधेरा अपने चरम पर था। विशाल लालटेन लिए घर से बाहर निकलता है और रास्ते पर चलता है। दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ विशाल लालटेन लिए चल रहा है। तभी पीछे से उसे स्त्री की आवाज आती है। विशाल, कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। स्त्री विशाल को पकड़ लेती है। पीछे से अम्मू अपने हाथ में खंजर पकड़े आती है और उसके बाल को काटने जाती है, मगर स्त्री वहां से हट जाती है और विशाल को उठाकर अम्मू के सामने से ले जाती है। विशाल, विशाल, नहीं! जितना आसान अम्मू ने सोचा था, उतना आसान ये काम नहीं था। पिता को छुड़ाने के चक्कर में अपने भाई को भी अम्मू ने अब खो दिया था। स्त्री की किताब में स्त्री का ठिकाना कहाँ है वो लिखा हुआ था। अम्मू अब वहां जा रही थी, अपने भाई और पिता को छुड़ाने उस स्त्री के चंगुल से। अम्मू एक पुरानी हवेली में पहुंचती है। सब सुनसान था। उसे अपने पिता और उसके अलावा और भी कई सारे लोगों की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई तो बचाओ। दीदी, बचाओ, बचाओ हमें। मैं आ रही हूँ, डरो मत, मैं आ रही हूँ। जैसे ही अम्मू सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करती है, तभी स्त्री पीछे से उसके बाल को पकड़ लेती है। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। तुम्हारे सामने मैं इन्हें मार दूंगी, बस देखते रहो। स्त्री उसे नीचे ले जाती है और उसके सामने उसके भाई को बाहर निकालकर मारने जाती है। अम्मू स्त्री से कहती है, आर्यन ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। स्त्री रुक जाती है और अम्मू की तरफ देखती है। उस दिन आर्यन महल से भागने ही वाला था, मगर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और तुम्हारे पिता ने उसका गला काट दिया। झूठ, झूठ बोल रही है तू। जैसे ही स्त्री आर्यन का नाम सुनती है, वो आग बबूला हो जाती है और अम्मू पर हमला करने जाती है, मगर अचानक से बीच में ही सरकटा वहां आ जाता है स्त्री के सामने। या! सरकटे किताब में विस्तार से ये बात लिखी हुई थी कि
आर्यन के शव को कहां गाड़ा गया है। जब स्त्री विशाल को उठा ले गई थी तब अम्मू जाकर आर्यन के शव को ढूंढने लग गई। अम्मू पुराने बगीचे में जाकर आर्यन के शव को ढूंढ लेती है। आर्यन का शव अब कंकाल बन चुका था। अम्मू वहां पर एक बात कहती है, आर्यन, मेरी मदद करो। तुम्हारा प्यार राजकुमारी यहाँ पर आतंक फैला रही है। उठो और रोक कर उसे बताओ अपना सच। आर्यन का शरीर हिलता तक नहीं है। अम्मू ये सोचती है कि आर्यन का शरीर किसी काम का नहीं है, इसलिए अम्मू वहां से चली जाती है। अम्मू के जाते ही आर्यन का कटा हुआ सर हवा में उड़ने लगता है और वापस जीवित हो जाता है। अब सरकटा और स्त्री एक दूसरे के सामने हैं। धोखेबाज! नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया। मैं जब तुम्हारे पास आ रहा था तभी तुम्हारे पिता के सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया और तुम्हारे पिता ने मेरा गला काट दिया। मेरा शरीर तो मर गया मगर मेरी आंखें तुम्हारा चेहरा देखने के लिए आज तक जिंदा है। सच में क्या ऐसा हुआ था? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। अम्मू खंजर उठाती है और स्त्री की चोटी काट देती है। स्त्री और सरकटा दोनों गायब हो जाते हैं और अम्मू गांव के सारे पुरुषों को स्त्री के चंगुल से छुड़ा कर ले आती है। सरकटा और स्त्री दोनों ही चले जाते हैं।